हाय फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, वेलकम टू द क्लास। सो जिन भी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन। डू लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिले। आज की जो क्लास है वो है हमारी अमेंडमेंट क्लास फॉर December 21। दिस वीडियो इज कॉमन फॉर बोथ ओल्ड सिलेबस एंड न्यू सिलेबस। ये लॉ की अमेंडमेंट्स है, इसमें कुछ ऑडिट वाली भी आएगी जो मैंने ऑलरेडी ऑडिट में करा दी है। ऑडिट के अमेंडमेंट्स यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है। बाकी और बहुत सारे टॉपिक्स, रिवीजन सेशंस अपलोड हो रहे हैं। बैंक ऑडिट का हो गया है, सेबी ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है। आई थिंक सेकंड पार्ट पेंडिंग होगा, ठीक है, तो वो रिकॉर्ड हो गया है, बट वही यूट्यूब पे शायद आया नहीं अभी तक। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे जैसे कोई नया वीडियो आएगा आपको पता चल जाएगा। एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ज़्यादा चेंजेस नहीं है, पेनल्टीज में चेंज है, पेनल्टी चेंज हो गई, याद करनी पड़ेगी अपने को। मैं आपको बता दूंगा कैसे याद करना है। FCR का कुछ चेंज है, फॉर्म नंबर आ गए, बड़ा चेंज नहीं है, कोई बड़ा चेंज नहीं है। IBC सर पूरा चेंज हो गया, ऐसा मार्केट में सुना होगा आपने। नहीं बेटा, IBC पूरा चेंज नहीं हुआ है। एक नया कॉन्सेप्ट आया है, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी वाला। प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी आपको इस वीडियो में नहीं मिलेगा, वो मैं उसको अलग से रिकॉर्ड करूंगा, बिकॉज वो ऑल टुगेदर इट्स अ डिफरेंट टॉपिक। सो आई विल बी रिकॉर्डिंग सेपरेटली प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी, वो भी आ जाएगा लाइनअप पे, ठीक है। जो जो आते हैं आप उसको देखते चाहिए। अच्छा, ऑल दिस पीपल अपीयरिंग फॉर May 22, November 22, December 21, जिनको फास्ट ट्रैक चाहिए, 100% इंग्लिश रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल नाउ ऑन letslearnindia.in। रेगुलर लेक्चर्स तो वैसे भी अवेलेबल ही है। दिस वाज द रिजल्ट दिस टाइम 1, 18, 30, 36। एंड ये लोग हैं जिनको ताज ड्यू है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द अमेंडमेंट्स। कुछ अभी ऑडिट के अमेंडमेंट्स है। न्यू सिलेबस तुमको ऑडिट में है खाली है, ओल्ड वाला तुमको लॉ में भी है, ऑडिट में भी तुमको तो कॉमन है ना, तो बेटा सब पढ़नी पड़ेगी आपको। फटाफट एक बार मैं रन थ्रू कर लेता हूं, क्योंकि ये कुछ अमेंडमेंट्स है जो कॉमन अमेंडमेंट्स है, हमने उसको ऑडिट के अमेंडमेंट क्लास में कर ली है। मैं खाली एक बार रीड करूंगा, किसी को डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, मैंने ऑडिट की अमेंडमेंट क्लास जो यूट्यूब पे डाल दी थी आई थिंक एक हफ्ता पहले, वो वहां से देख लीजिएगा आप। सर स्मॉल कंपनी क्या होती है? स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी, इट्स अ प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ मैक्सिमम 2 crores एंड टर्नओवर ऑफ मैक्सिमम 20 crores। कैपिटल मैक्सिमम 2 crores एंड टर्नओवर मैक्सिमम 20 crores। आज के में 2 crore एंड 20 crores है। कहाँ का रेलेवेंस आएगा? जैसे अपन बोलते हैं ना कि ये वाला जो सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू OPC स्मॉल कंपनी, तो स्मॉल कंपनी आपको डेफिनेशन पता चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ MCQs। फिर ऑडिट ट्रेल वाली बात सेक्शन 120 में लिखी होती है ऑडिट के अंदर, अकाउंट्स ऑफ कंपनी वाले चैप्टर में, तो वो डिफर कर दिया गया, तो अपने को एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है। अनपेड डिविडेंड वाले चैप्टर में कुछ पेनल्टी वो चेंज हो गई है। सर 124 अगर कॉन्ट्रोल तो कंपनी के लिए पेनल्टी कितनी हो जाएगी सर? 1 लाख रुपीज। कंटिन्यू डिफॉल्ट किया तो 500 रुपये पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज 500 रुपये पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10 लाख। एवरी ऑफिसर पेनल्टी 25,000 रुपीज। कंटिन्यू डिफॉल्ट 100 रुपीज पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपीज, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपीज। तो 124 अगेन न्यू वाला तुमको तो खाली ऑडिट में, ओल्ड वाला तुमको लॉ ऑडिट दोनों में कॉमन है वहां पर। देन पेनल्टी फॉर रेसिग्नेशन मेरे को चेंज हुआ था सर, मिनिमम 50,000 रुपीज और द रेम्युनरेशन ऑफ द ऑडिटर विच इज लेस। कंटिन्यू डिफॉल्ट तो 500 रुपये पर डे पहले भी था, खाली क्या चेंज हो गया ये वाला पार्ट, 2 लाख रुपया हो गया, 2 लाख रुपया हो गया, ठीक है। ये सारी वो ऑडिट वाली पेनल्टी चल रही है। फिर अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑडिटर्स में ABCD था, वहां पर अभी क्या ऐड हो गया? ये ऐड हो गया EFG हो गया ऐड। तो लॉ के लिए इतना कुछ काम का नहीं है, ऑडिट के लिए काम का है। तो ऑडिट के अमेंडमेंट क्लास में ऑलरेडी बता दिया गया है। आई एम जस्ट गोइंग फॉर अ रन थ्रू, क्योंकि सो दैट आपको एक बार फटाफट ग्लांस हो जाए, जिसमें से एग्जाम के लिए F वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। सर पेनल्टी फॉर फ्रॉड 143.12 की बात आपको पता होगी, 143.12 वो चेंज हो गई है पेनल्टी। सर लिस्टेड कंपनी के लिए पेनल्टी है 5 लाख रुपया, अदर कंपनी के लिए पेनल्टी है 1 लाख रुपया। फिर ऑडिटर्स की पेनल्टी में क्या चेंज है यहाँ पर? अच्छा, अगर कंपनी ने कांड किया है तो सेम पेनल्टी रहेगी। ऑफिसर ने कांड किया तो क्या हो गया? जो जेल यात्रा थी वो हट गई है, खाली क्या हो गया? वो 10,000 रुपीज विच मैक्सिमम टू 1 लाख रुपीज, 10,000 टू 1 लाख, जो जेल यात्रा थी वो हट गई है यहाँ पर। देन अच्छा, जब मैं बात करता हूं ऑडिटर की बात, तो यहां पर 139 है, 144 है, 145 है, 143 भी हुआ करता था, वो हटा दिया गया, 143 हटा दिया गया, बाकी कोई चेंज नहीं है। तो यहां तक की जो पेनल्टी बताइए 7 पॉइंट, ये कॉमन है ऑडिट के साथ। सो इफ यू वांट अ डिटेल एक्सप्लेनेशन फॉर दैट, आप CA फाइनल ऑडिट अमेंडमेंट्स देखना, चैनल पे अपलोडेड है, वहां पर आपको मिल जाएगा। क्लियर? ओल्ड वाला तुमको ये 7 पॉइंट्स भी करके जाने, न्यू वाला अपने को 8 से पढ़ने का। क्लियर? अब आ जाओ सेक्शन 165 पेनल्टी चेंज नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। क्या बोलता है? इफ अ पर्सन एक्सेप्ट्स अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर इन वायोलेशन ऑफ दिस सेक्शन, ही शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 2,000 रुपीज
पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख। अच्छा, किसी को कोई क्रॉस रेफरेंस चाहिए तो पता अपन 20 कंपनीज में ऑडिटर बन सकता, डायरेक्टर बन सकता है 20 कंपनी, फिर 10 पब्लिक एंड बैलेंस प्राइवेट बराबर 2000 2 लाख 2000 पर डे 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 2 लाख 20 में आप डायरेक्टर बन सकते हो बराबर। तो यू नीड टू मेक सम अदर द लॉजिक्स सो दैट आपको आंसर एग्जाम में याद आए, क्योंकि देखो चेंज है, चांसेस है पूछने के, तो पूछ सकते हैं आपको। सर वो सेक्शन 167 की पेनल्टी चेंज है, जेल यात्रा अथॉरिटी वो जेल यात्रा होती थी वो हटा दी गई है। इट सेज मिनिमम 1 लाख मैक्सिमम 5 लाख, 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 1 to 5 मिनिमम 1 लाख मैक्सिमम 5 लाख। सेक्शन 167 पेनल्टी चेंज, और कुछ नहीं है, खाली पेनल्टी चेंज है। 172 सामूहिक पेनल्टी, सामूहिक पेनल्टी पता है वो अपन बोलते थे 149 से 171 कॉन्ट्रावेंट किया, कुछ भी कॉन्ट्रावेंट किया आपने तो जहां पर स्पेसिफिक पेनल्टी आप वो फॉलो करोगे, अगर स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं दी गई है तो आप सामूहिक वाली फॉलो कीजिए। सर कंपनी एंड एवरी ऑफिसर के लिए, दोनों के लिए, कंपनी एंड एवरी ऑफिसर के लिए शायद बी लायबल टू फाइन 50,000 रुपीज, कंटिन्यूइंग फेलियर तो 500 रुपये पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 3 लाख इन केस ऑफ अ कंपनी एंड 1 लाख इन केस ऑफ एन ऑफिसर, इन केस ऑफ एन ऑफिसर। सर मिनिमम 50,000 रुपया प्लस 500 रुपया पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 3 लाख फॉर द कंपनी एंड ऑफिसर के लिए 1 लाख। 50,000 500 पर डे, कंपनी के लिए मैक्स 3 लाख, ऑफिसर के लिए मैक्स 1 लाख। मिनिमम सबके लिए कॉमन है, मिनिमम सबके लिए कॉमन। सेक्शन 172। सर 178 ये इंपॉर्टेंट पेनल्टी रहेगी, तो देखो ये वाली पेनल्टी इंपॉर्टेंट हो सकती है, और 165 वाली, क्योंकि इस पे इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता ही है जनरली। क्या कहते हैं सर, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी। अब 170 जब आप पढ़ेंगे ना तो उसकी जो पेनल्टी है वो कॉमन है 177 के विजिल मैकेनिज्म की, तो तीनों में से कहीं से भी अट्रैक्ट करके इंस्टीट्यूट पूछ सकता है आपसे। सो अगर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 177 एंड 170, अगर दोनों में से कुछ भी कांड किया तो कंपनी के लिए पेनल्टी है 5 लाख रुपीज, ऑफिसर के लिए 1 लाख रुपया, कंपनी के लिए बेटा 5 लाख रुपया, ऑफिसर के लिए 1 लाख रुपया, फ्लैट पेनल्टी, 5 लाख एंड 1 लाख फ्लैट पेनल्टी है। हाथ के तो अपनी बुक में चेंज कर लीजिएगा। अच्छा, जिनके पास मेरी वाली जो लेटेस्ट एडिशन है May 21 नवंबर 21 वाली रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डिंग्स है, तो उसमें तो अपन ने ये वाली पेनल्टी, क्योंकि मैं तो कंपनी अमेंडमेंट डाल देता पहले ही बराबर, तो अपने को नई वाली पेनल्टी याद करनी, तो अपनी बुक में तो ये सारे चेंजेस होंगे, देख लेना। जिनके पास फास्ट ट्रैक बुक है उसमें भी ये चेंजेस अपडेटेड है, ठीक है। जिसके बाद उससे पहले का कोई रिकॉर्डिंग है नवंबर 20 के टाइम पे आपने लिया होगा, या नवंबर 19 का आप कैरी फॉरवर्ड हो रहे हो, तो उनके लिए चेंजेस करना पड़ेगा। बाकी तो नए वाले में तो अपने अपडेटेड है, चेक करते जाइए वहाँ पर। फिर इंटरेस्टेड डायरेक्टर, इंटरेस्टेड डायरेक्टर के लिए फ्लैट पेनल्टी है 1 लाख रुपीज़, फ्लैट पेनल्टी 1 लाख रुपीज़। इंटरेस्टेड डायरेक्टर, इंटरेस्ट बताया नहीं बताया तो गलत बताया तो फ्लैट पेनल्टी 1 लाख रुपीज़। इंटरेस्टेड डायरेक्टर। इन्वेस्टमेंट टू बी हेल्ड इन सोने, वैसे भी अपन पढ़ते नहीं, आरटीपी सेक्शन होता है, तो पेनल्टी देख लीजिए। कंपनी शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 5 लाख रुपीज़, ऑफिसर 50,000 रुपीज़, ऑफिसर 50,000, कंपनी 5 लाख रुपया, ऑफिसर 50,000 रुपीज़। सर सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट। भैया तुमने कांड कर दिया सेक्शन 188 का। लिस्टेड कंपनी के लिए बेटा पेनल्टी है 25 लाख रुपीज, अदर कंपनी के लिए 5 लाख रुपीज। 525 कोई रिलेशन बन नहीं रहा इसमें, 525 बन रहा खाली, 525 लिस्टेड अदर 25 5, लिस्टेड अदर 25 5 इंपॉर्टेंट। अच्छा ध्यान रखना, इसका एक रेलेवेंस है, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन दैट, आई डोंट वॉन्ट टू बट आई वॉन्ट टू। इफ यू रिमेंबर 164 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, उसमें आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा कि इफ इज कन्विक्टेड फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 188 इन द लास्ट 5 years बराबर, तो अगर आप कन्विक्ट होते हो 188 के तहत तो आप 164 में डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ऐसा एक पॉइंट था। अब क्या हुआ, सरकार ने कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये चेंज कर दिया कि यहां पर जेल यात्रा नहीं, यहां पर खाली क्या बोला, लिस्टेड तेरे लिए 25 लाख की पेनल्टी, ऑफिसर अदर कंपनी 5 लाख की पेनल्टी। पर सरकार वो चेंज करना भूल गई क्योंकि वहां पर वर्ड से कन्विक्टेड, अब कन्विक्टेड पहले होता था, अब यहां पर तो कन्विक्टेड है नहीं। ध्यान रखना सर, एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में बेटा जो अभी है वही चलो, कि यहां पर ये लिखा है वहां पर वो लिखा है, आएगा नहीं वैसे तो एग्जाम में, कन्विक्टेड फॉर लास्ट इन द लास्ट 5 years फॉर सेक्शन 188, तो पेनल्टी अभी चेंज है, उसका करस्पॉन्डेंट चेंज वहां पर नहीं किया वो लोग ने, ठीक है, ध्यान रखना। 204 सेक्रेटरी ऑडिट इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव आंसर आ ही जाता है ये भी।
सो इफ अ कंपनी और द ऑफिसर ऑफ द कंपनी और CS इन प्रैक्टिस किसने भी कांड किया तो कितना पेनल्टी लगेगा? सबके लिए फ्लैट पेनल्टी है, पेनल्टी ऑफ 2 लाख रुपीज, फ्लैट पेनल्टी ऑफ 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज। 204 सेक्रेटरियल ऑडिट, 2 लाख रुपीज फ्लैट पेनल्टी। तो डायरेक्टर्स तक का यहाँ पर चेंज हो गया सारा। यहाँ तक के जो डायरेक्टर्स मैं वापस बताता हूँ, 188 की पेनल्टी इंपॉर्टेंट, 204 की पेनल्टी इंपॉर्टेंट है, 165 की इंपॉर्टेंट है, 178 की इंपॉर्टेंट है। ये सब एग्जाम में दिख सकते हैं आपको। नेक्स्ट, कॉम्प्रोमाइज एंड मर्जर वाले में, अब कॉम्प्रोमाइज एंड मर्जर वाले में एक वो पॉइंट होता है कि अपने को वो ROC को इंटीमेट करना पड़ता है फॉर्म को। अगर आपने फॉर्म मर्जर हो गया है, ऑर्डर जो पास हुआ है ट्राइब्यूनल का, वो आपने इंटीमेट नहीं किया तो कितनी पेनल्टी? कंपनी के लिए हो गई है 20,000 रुपीज़, 20,000 रुपीज़ कंपनी एंड द एवरी ऑफिसर, एंड विद द फेलियर इज कंटिन्यूइंग 1,000 रुपीज़ ईच डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 3 लाख रुपीज़। याद होते ठीक है, नहीं तो छोड़ सकता हूँ, नॉट सो इंपॉर्टेंट। कंपनी एंड एवरी ऑफिसर 20,000 रुपीज़ एंड कंटिन्यू डिफॉल्ट विद 1,000 रुपीज़ पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 3 लाख रुपीज़। 242 पावर्स ऑफ ट्राइब्यूनल, पावर्स ऑफ ट्राइब्यूनल सब सेक्शन 5 में वहां पर चेंज हुआ है। तो मिनिमम 1 लाख रुपीज बट विच में एक्सटेंड टू 25 लाख रुपीज। किसके लिए? कंपनी के लिए। सर ऑफिसर के लिए कितनी है? 25,000 रुपीज विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज। सो 25,000 से लेके 1 लाख है यहाँ पर ऑफिसर के, छोटी पेनल्टी। कंपनी के लिए है बेटा 1 लाख से लेके 25 लाख रुपीज। क्रॉस मल्टीप्लाई देख लो, खाली क्रॉस मल्टीप्लाई देख लो। 25,000 रुपीज से लेके 1 लाख, फिर 1 लाख से लेके 25 लाख, 25,000 से लेके 1 लाख, 1 लाख से 25 लाख। पावर्स ऑफ ट्राइब्यूनल ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट चैप्टर है। ऊपर वाला कॉम्प्रोमाइज मर्जर वाला था, फिर नीचे भी चेंज हो गया है। 243 कॉन्सिक्वेंसेस फॉर टर्मिनेशन ऑफ अग्रीमेंट वाला, उसमें कुछ नहीं, खाली पेनल्टी चेंज हुई है। कितनी की हुई है देखो, फ्लैट पेनल्टी 5 लाख रुपीज, फ्लैट पेनल्टी विच में एक्सटेंड टू 5 लाख, विच में एक्सटेंड होता है अप टू 5 लाख रुपीज, अप टू 5 लाख रुपीज। जेल यात्रा होती थी वो हट गई, अप टू 5 लाख रुपीज। कौन से चैप्टर में मिलेंगे आपको दोनों? बेटा ये मिलेगा आपको ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट में, ध्यान रखना, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट अप टू 5 लाख रुपीज। दोनों इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 284 अगर पहुंचते हो वहां तक, लिक्विडेशन वाइंडिंग का वाला चैप्टर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसमें जो चेंजेस हुई है ना वो पूरा कॉपी कर दिया, पूरा पेनल्टी चेंज ऐसे तो मैंने पूरा ही डाल दिया। पर क्या हुआ है देखो, द प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर हु हैव और हैव बीन इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी और एसोसिएट विद द कंपनी शैल एक्सटेंड फुल कोऑपरेशन टू द कंपनी लिक्विडेट एंड डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शन। तो जो सेक्शन का हेडिंग है वही कॉपी पेस्ट है। इफ एनी पर्सन रिक्वायर्ड टू असिस्ट और कोऑपरेट विद द लिक्विडेटर अंडर सब सेक्शन 1 डज नॉट असिस्ट, द लिक्विडेटर में मेक एन एप्लीकेशन टू द टी फॉर द नेसेसरी डायरेक्शंस। फिर ऑन रिसीविंग एन एप्लीकेशन द टी शैल direct the person required to assist to cooperate with the liquidator to comply with instructions and to cooperate with him in discharging his function and duties। कुछ नहीं है बेटा, प्रमोटर डायरेक्टर तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम लिक्विडेटर की मदद करोगे। तुम अगर मदद नहीं कर रहे हो तो लिक्विडेटर कंप्लेन कर देगा किसी को, ट्राइब्यूनल का। ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन आते, ट्राइब्यूनल क्या करेगा, तुमको बोलेगा ए चल लिक्विडेटर का मदद कर। तो इसमें कुछ पहले पेनल्टी का पार्ट होता है वो हटा दिया गया, अभी ये हो गया खाली, अभी ये नया सेक्शन हो गया। तुम्हें पता है लिक्विडेशन में क्या होता है, खाली रीड कर लो। डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी बाय द टी, ये नया ऐड हुआ है नीचे वाला पार्ट, इसको मार्क कर लेते अपन इंपॉर्टेंट। अब इसमें देखो चेंज क्या है, whether affairs of a company have been completely wound up, the company liquidator shall make an application to T for the dissolution of such company, ये पहले भी था। The T shall an application filed by this company liquidator where he is of the opinion that it is just and reasonable, make an order that the company shall be dissolved from the date of the order and the company shall be dissolved accordingly। लिक्विडेटर इन्फॉर्म कर देगा टी को, टी बोलेगा ठीक है मैं चेक कर लेता हूँ, अगर मैं सेटिस्फाइड है तो मैं वाउंड अप का ऑर्डर पास कर देंगे, उस दिन वो डिसॉल्व हो जाएगी। अब द टी शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द ऑर्डर फॉरवर्ड अ कॉपी टू द ROC हु शैल रिकॉर्ड इन द रजिस्टर relating to company a minute of the dissolution of the company and direct the liquidator to forward a copy of the order who shall record in the register relating to company a minute of the dissolution of the company। तो ट्राइब्यूनल भी क्या करेगा, 30 दिन के अंदर ROC को इंटीमेट करेगा और ट्राइब्यूनल लिक्विडेटर को भी बोलेगा लिक्विडेट तू भी इंटीमेट कर ROC को, तू भी जाके इंटीमेट कर ROC को। तो ये वाला पॉइंट ऐड हो गया, तो ये शायद काम का आ जाए। डिस्पोजल ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इफ एनी पर्सन एक्ट्स इन कॉन्ट्रवेंशन then the fine may extend to 50,000 rupees, flat 50,000 rupees, ठीक है। फिर powers of T to declare the company dissolution of the company as void, where a company has been dissolved as per section of this chapter or section 232 मतलब वो merger वाला और otherwise
The tribunal may at any time within 2 years of the date of the dissolution on application by the company liquidator may make an order upon such terms as a T may deem fit declaring the dissolution to be void and such proceeding may be taken as if the company had not been dissolved. तो 2 साल के अंदर वो बोल सकता है कि अगर मेरे को दिखता है कि यह जो कंपनी वाउंड अप हुई है वो गलत वाउंड अप है तो जो डिसोल्यूशन है वो वॉइड डिक्लेयर कर देगा. एंड सेम पॉइंट जो अपन ऊपर पढ़े, द ट्राइब्यूनल विल फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर विद इन 30 days टू द आरओसी एंड विल आल्सो डायरेक्ट द कंपनी लिक्विडेटर टू फॉरवर्ड इट टू द आरओसी. सेम पॉइंट है 30 days वाला जो पीछे वाले पढ़ा अपन ने. तो ये वाइंडिंग में कुछ चेंज है. जैसे एग्जाम के लिए खाली जो 302 है वो थोड़ा सा कुछ काम का दिख रहा है, जहाँ पर इंश्योर का कुछ पूछ ले, बाकी तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं. नाउ फॉरेन कंपनीज की इंपॉर्टेंट पेनल्टी है जो चेंज हुई है. इंपॉर्टेंट सर क्या हो गया, जेल यात्रा हटा दी गई है. बेसिकली जेल यात्रा हटा दी गई है. कंपनी के लिए सेम पेनल्टी है 1 लाख से लेकर 3 लाख रुपीज, 50,000 रुपीज पर डे, 50,000 रुपीज पर डे, 50,000 रुपीज पर डे पर डे पर डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूस. बराबर. ऑफिसर के लिए सेम पेनल्टी बेटा 25,000 रुपीज 5 लाख रुपीज, 25,000 रुपीज 5 लाख रुपीज, 25,000 5 लाख रुपीज. जेल यात्रा हटा दी गई है. अपनी बुक में चेंज कर लीजिएगा. आई डोंट नो मैंने बताया कि नहीं बताया कि ये नोट्स कहाँ से चाहिए. ये नोट्स बेटा आपको मिलेंगे www.letslearnindia.in में. वहाँ पर फ्री रिसोर्सेज है, वहाँ से आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं. आई डोंट रिमेंबर कि मैंने बताया कि नहीं बताया. अगर ये शीट आपको चाहिए तो आपको www.letslearnindia.in वहाँ पर फ्री रिसोर्सेज में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे. फिर 450 इंपॉर्टेंट, जहाँ पर स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं दी गई है वहाँ के लिए क्या हुआ है देखो. अभी सेम है 10,000 रुपीज़ पहले भी था. कंटिन्यू डिफॉल्ट 1,000 रुपीज़ पर डे 10,000 रुपीज़ 1,000 रुपीज़ पर डे. अच्छा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ इन केस ऑफ अ कंपनी एंड 50,000 रुपीज़ इन केस ऑफ एन ऑफिसर. तो क्या पेनल्टी है, 10,000 रुपीज़ प्लस 1,000 रुपीज़ पर डे. एंड कंपनी के लिए मैक्सिमम 2 लाख हो गया, ऑफिसर के लिए मैक्सिमम 50,000 हो गया. कंपनीज एक्ट में अगर स्पेसिफिक पेनल्टी दी तो सर आप स्पेसिफिक पेनल्टी फॉलो करोगे, अगर स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं दी तो सामूहिक पेनल्टी फॉलो करेंगे. ये कंपनीज एक्ट के लिए पूरे एक्ट के लिए, ठीक है. तो ये जो मैक्सिमम पेनल्टी पहले नहीं हुआ करते वो ऐड हो गई है 450 सेक्शन में. अपनी बुक में ऑफेंस एंड पेनल्टीज में मिल जाएगा आपको ये. फिर कुछ नया ऐड हुआ है. एज सच कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे. क्या कहता था, सीजी में बाय नोटिफिकेशन एग्जेम्प्ट एनी क्लास ऑफ फॉरेन कंपनीज या फिर कंपनीज इनकॉर्पोरेट और टू बी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया वेदर द कंपनी हैज और नॉट हैज एस्टैब्लिश एनी प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया या मे और मे नॉट एस्टैब्लिश. कि उनके लिए कुछ भी अलग से प्रोविजन बता सकते हैं, कुछ उनको मॉडिफिकेशन एग्जाम्पशन दे सकते हैं, पर वो जो नोटिफिकेशन आएगा वो आपको बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखना है. तो सीजी फ्यूचर में कोई भी कंपनी, कोई भी फॉरेन कंपनी को या फिर कोई ऐसी कंपनी जो बाहर के बार पैदा हुई है, बाहरी धंधा कर रही है, उनके लिए अलग अलग प्रोविजन ला सकते हैं, पर अभी तक कोई लाया नहीं है. तो इससे ऐसा मेरा कोई आंसर चेंज नहीं हो रहा है. तो बेकार से अमेंडमेंट है, मतलब आंसर तो चेंज हो नहीं रहा, अमेंडमेंट एग्जाम के तो कुछ काम की नहीं है. फिर स्पेशल कोर्ट में स्पेशल कोर्ट की जो डेफिनेशन दिखाया है, इसमें एक माइनर चेंज हुआ है. क्या बोला था, सीजी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 452, एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 4, ये ऐड हो गया, एक्सेप्ट अंडर 452 स्पेशल कोर्ट नहीं कर सकता. 452 वैसे भी अपने को सिलेबस में है नहीं. 452 वहाँ पर ऑफिसर्स की बात होती है. उसका एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने दिए रखा है आरटीपी में टुवर्ड्स द एंड, सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट क्वेश्चन होगा इस बार के आरटीपी, दिसंबर 21 के आरटीपी, वो जरूर देखेगा बेटा, उसमें दे रखा है वो लोग ने. ठीक है, अब आ जाइए. तो ये जो क्वेश्चन है स्पेशल कोड वाला जो क्वेश्चन है आरटीपी में दिसंबर 21 में लास्ट में इंस्टीट्यूट ने दे रखा है, सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट क्वेश्चन, वो जरूर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है. इसी एक्सेप्ट 452 पर वो अमेंडमेंट पे इंस्टीट्यूट ने पूछा हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट इज 446B. क्या कहते हैं सर, सब कुछ गया बाहर में. इफ एनी पेनल्टी इज पेएबल फॉर नॉन कंप्लेंट्स ऑफ कौन सी कंपनीज, ओपीसी, स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप कंपनी या प्रोड्यूसर कंपनी. कोई भी सेक्शन तोड़ा आपने, ओपीसी ने, स्मॉल कंपनी ने या स्टार्टअप कंपनी ने या फिर प्रोड्यूसर कंपनी ने, देन द कंपनी ऑफिस वाज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ दैट्स मिनिमम 1/2 ऑफ द पेनल्टी स्पेसिफाइड इन सच सेक्शन. मतलब जो भी सेक्शन में दिया गया उसका मिनिमम 50%, मतलब 1/2 मंच हो जाएगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपीज इन केस ऑफ अ कंपनी एंड 1 लाख रुपीज इन केस ऑफ एन ऑफिसर, 1 लाख रुपीज इन केस ऑफ एन ऑफिसर. तो जो हाफ जो मिनिमम लगेगी बेटा, जो सेक्शन में देगा उसकी मिनिमम हाफ हो जाएगी. मैक्सिमम कितनी लगेगी सर, 2 लाख रुपए इन केस ऑफ अ कंपनी एंड 1 लाख रुपीज इन केस ऑफ एन ऑफिसर, 1 लाख रुपीज इन केस ऑफ एन ऑफिसर. ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है. 446B. देन 454 खाली रीड वाला सेक्शन होता है क्योंकि उसको अपन एमसीक्यू के लिए पढ़ते हैं. तो क्या ऐड हुआ है, जो रेड में मार्क कर रखा है वो ऐड हो गया है. क्या बोलते थे, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर में बाय ऑर्डर इंपोज द पेनल्टी ऑन द कंपनी ऑन द ऑफिसर इन डिफॉल्ट और एनी पर्सन जिसने कांड कर रखा है, और डायरेक्ट सच कंपनी और द पर्सन हुज इन डिफॉल्ट
एज अ केस में टू रेक्टिफाई द डिफॉल्ट वेन एवर ही कंसिडर्स नेसेसरी। तो भैया आपके पास पेनल्टी हो सकती है, लगा सकता है वो, या फिर आपको सकता है डिफॉल्ट को ठीक करो। सर इन केस ऑफ अ डिफॉल्ट विच रिलेट्स टू नॉन कंप्लायंस ऑफ 92 मतलब एनुअल रिटर्न 137 filing with ROC and such default has been rectified either prior to or within the 30 days prior to or within the 30 days from the date of issue of notice by the adjudicating officer, no penalty shall be imposed in this regard and all the proceeding under this section in respect of such default shall be deemed to be concluded। मतलब खत्म हो गई। अगर वो डिफॉल्ट ठीक हो गया है पहले 30 दिन पहले या 30 दिन बाद, मतलब जिस दिन ऑर्डर पास हो उसके पहले या उसके बाद, अगर 30 दिन में बाद में ठीक हो गया है तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई भी पेनल्टी नहीं लगे एंड सारी प्रोसीडिंग खत्म हो जाएगी, दैट सेक्शन 454। क्लियर? इंपॉर्टेंट। अच्छा वैल्यूएशन वाला भी इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा, चेंज हुआ ये भी। द वैल्यूअर ने अगर कुछ कांड कर दिया है द ही शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ फ्लैट 50,000 रुपीज, फ्लैट 50,000 रुपीज। इतनी पेनल्टी चेंज हुई, खत्म, सारी पेनल्टी खत्म हो गया, इतना ही चेंज हुआ तो सारी पेनल्टी खत्म। नेक्स्ट अब 190 से 149, इससे क्या होगा, ये आपका अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स वाला पार्ट है, मैनेजर रेमिशन। आंसर्स में कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं, खाली क्या ऐड हो गया है, द फॉलोइंग प्रोवाइजो शैल बी इंसर्टेड इन सेक्शन 149 इफ अ कंपनी हैज नो प्रॉफिट और प्रॉफिट्स आर इनएडिक्वेट। An independent director may also receive remuneration exclusive of any fees payable under 197 fees in accordance with the provision of Schedule 5। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी पैसा मिल सकता है अगर आपके पास लॉस हो, तो ये लिखा हुआ है, वो लिख दिया है। हाँ सिटिंग फीस है वो तो मिलेगी, वो तो बात की बात है, बराबर, वो तो मिलेगी, उसको पैसा भी मिलता है, अपन तो पहले भी मानते थे देंगे, पर वो एक्ट में नहीं लिखा हुआ था, वो लिख दिया लोग ने। फिर इन 197 क्या बोलता है, आफ्टर द वर्ड्स होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर the words or any other non-executive director including independent director shall be inserted। तो वो होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर की बात होती थी, अब बेटा वो सब डायरेक्टर्स की बात हो रही है इंक्लूडिंग एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कहाँ पर? सेक्शन 197 मैनेजर रेम्युनरेशन वाले में। आंसर्स में कोई चेंज नहीं हुआ है, खाली सब एडिशन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इससे आंसर में कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो 30 इज लाइक टाइम पास वाला अमेंडमेंट। 31 ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आंसर्स में चेंज है। इन सेक्शन 1 आफ्टर द वर्ड्स मैनेजर पर्सन द वर्ड्स और अदर डायरेक्टर्स और डायरेक्टर शैल बी एडेड। जहाँ मैनेजर पर्सन आया वहाँ पर हर जगह पर अपन अदर डायरेक्टर्स ऐड कर देंगे। क्या हुआ यहाँ पर, तो जो टेबल थी ना बेटा, पहले अपन क्या बोलते थे, ये जो टेबल इफेक्टिव कैपिटल वाली, जब प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट है या पैसा है नहीं, मतलब नो प्रॉफिट्स या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट, बराबर, तो क्या बोलते हैं, नेगेटिव टू 5, 5 to 100, 100 to 250, 250 अबाव, 60, 84, 120, 120 प्लस 0.01% ऑफ एक्सेस, बराबर। अब ये खाली किसको था, मैनेजर पर्सन के लिए था। अब क्या हो गया है कि भैया अगर लॉस है तो आप अदर डायरेक्टर्स को भी तो पैसा दे सकते हो ना, अदर डायरेक्टर को तो दे सकते हो, तो अदर डायरेक्टर की टेबल ऐड हो गई, कितनी, 12, 17, 24, 24 प्लस 0.01% ऑफ एक्सेस, खाली ऐड करना, याद रखना है, 12, 17, 24, 24 प्लस 0.01% ऑफ द एक्सेस, 12, 17, 24, 24 प्लस 0.01% ऑफ द एक्सेस। तो जो इफेक्टिव कैपिटल वाला जो सेक्शन है आपकी बुक में, उसमें आपको लास्ट कॉलम ऐड करना है फॉर अदर डायरेक्टर। अब एग्जाम में पूछ सकते हैं पक्का, पहले मैनेजर पर्सन के लिए पूछ सकते, अभी अदर डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते, 12 लाख, 17 लाख, 24 लाख, 24 प्लस 0.01% ऑफ द एक्सेस, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बाकी सब कुछ सेम। ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एग्जाम में दिख सकती है। नेक्स्ट, फिर बाकी में वही हर जगह पर जहां मैनेजर पर्सन लिखा था वहां पर वो अदर डायरेक्टर ऐड कर दिया गया है, एंड अदर डायरेक्टर मीन शैल मीन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एन इंडिपेंडेंट, उनको ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। कम टू 32, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूल्स। अब वो पता है वो अपना 149 जब सेक्शन खत्म होता है वहां पर बहुत सारे रूल्स दे रखे होंगे, वो डेटा बैंक वाले से, उससे पहले वो जो पार्ट है वो, तो ये प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, एग्जाम के लिए जो काम की बात है, मैं आपको बताता हूँ क्या काम की बात है। देखो, कंप्लायंस इज रिक्वायर्ड बाय पर्सन एलिजिबल विलिंग टू बी अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट, खाली रीड करेंगे समझ में आ जाएगा। एवरी इंडिविजुअल हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एन आईडी इन अ कंपनी शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 13 months फ्रॉम सच कमेंसमेंट। अब ये जो मंथ है, साला पहले 6 महीना था, फिर 9 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 11 हुआ, फिर 12 हुआ, फिर 13, अभी भी एक्सटेंशन पर है। ठीक है, कोविड की वजह से सब एक्सटेंशन आ ही रहा है। और सच कमेंसमेंट और हु इंटेंड्स टू गेट अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आफ्टर सच कमेंसमेंट शैल
apply online to the institute for the inclusion of his name in the data bank for the period of 1 year, 5 year या लाइफ टाइम. कि भैया डेटा बैंक में मेरा नाम इंसर्ट कर दीजिए, तो मेरे को फॉर्म भरना पड़ेगा, मेरे को एग्जाम देनी पड़ेगी, मेरे को फीस भरनी पड़ेगी. 1 साल वाली 5 साल वाला ले सकता हूँ मैं प्लान, या फिर लाइफ टाइम वाला प्लान ले सकता हूँ. ठीक है. अच्छा, प्रोवाइडेड एनी इंडिविजुअल इंक्लूडिंग एन इंडिविजुअल नॉट हैविंग डीन में ऑल्सो वॉलंटरी अप्लाई टू द इंस्टीट्यूट फॉर इंक्लूजन ऑफ हिज नेम इन द डेटा बैंक. अब देखो मैंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एग्जाम दे दी तो मैं डेटा बैंक में अप्लाई कर सकता हूँ. अब मेरे को क्या पहले एग्जाम पहले नहीं होते थे ना, तो पहले जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे वो लोग बन गए. अब वो लोग को नाम डेटा बैंक में जाना पड़ेगा, तो डेटा बैंक के लिए वो ट्रांजिशन वाला प्रोविजन है. तो आप मेंबरशिप ले सकते हो 1 ईयर की, 5 ईयर की एंड लाइफ टाइम वाली, तुम्हारी इच्छा है. अब एवरी इंडिविजुअल हुज नेम हैज बीन सो इंक्लूडेड इन डेटा बैंक शैल फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 1 ईयर या फिर 5 ईयर या फिर लाइफ टाइम विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्सपायरी ऑफ पीरियड अप टू विच द नेम ऑफ द इंडिविजुअल वाज अप्लाइड फॉर इंक्लूजन इन द डेटा बैंक. फेलिंग विच क्या हो जाएगा, उसका नाम निकाल दिया जाएगा. अभी आपने 1 साल की मेंबरशिप ले रखी थी, 1 साल की मेंबरशिप ले रखी थी, वो खत्म हो गया, तो अब रिन्यूअल की एप्लीकेशन कीजिए. 5 साल की ले रखी थी, खत्म हो गया, रिन्यूअल की एप्लीकेशन कीजिए. अच्छा, लाइफ टाइम ले रखी थी तो क्यों करोगे, देखो नीचे लिखा हुआ है नो एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल शैल बी फाइल्ड बाय एन इंडिविजुअल हु हैज पेड लाइफ टाइम फीस फॉर द इंक्लूजन ऑफ हिज नेम. तो क्यों करोगे आप रिन्यूअल की एप्लीकेशन. देन ही शैल सबमिट अ डिक्लेरेशन दैट वो इंडिपेंडेंट है. ठीक है, वो 149(6) के जो सेक्शन है वो सारे वो बोलेगा मैंने कंप्लाई कर रखे. एवरी इंडिविजुअल हुज नेम इज सो इंक्लूडेड शैल पास एन ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट सीपीडीएस एग्जाम आप क्लियर करोगे विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ द इंक्लूजन इन हिज नेम इन द डेटा बैंक. भैया 2 साल में आपको एग्जाम देनी है, 2 साल में. फिर provided that an individual shall not be required to pass the online proficiency self-assessment test when he has served a total period of minimum 3 years as on the date of inclusion of his name in a data bank. जनरली जिसका भी नाम डेटा बैंक में जाएगा और आपको आईडी बनना है तो आपको 2 साल के लिए वो एग्जाम देनी पड़ेगी. आगे आएगा पासिंग परसेंटेज भी. अच्छा, बट अगर आप 3 साल तक इन कंपनी में डायरेक्टर रहे हो या केएमपी रहे हो तो आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है. कौन कौन सा सर, अगर आप डायरेक्टर हो एज अ डायरेक्टर या फिर केएमपी, किसमें, लिस्टेड पब्लिक कंपनी में रहे हो, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में कैपिटल 10 crores और मोर, या बॉडी कोऑपरेटिव या फिर ऑन रिकॉग्नाइज्ड सेक्शन इन अ कंट्री विच इज अ मेंबर ऑफ ये बॉडी कोऑपरेट इनकॉर्पोरेट आउटसाइड हैविंग कैपिटल ऑफ 2 million और मोर, या फिर कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट वाले जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें अगर आप डायरेक्टर या केएमपी रहे हो, या फिर यू आर इन द पे स्केल ऑफ द डायरेक्टर अबव इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, फिर इन द पे स्केल ऑफ चीफ जनरल मैनेजर और अबव इन द सेबी, तो आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है. एग्जाम देने की जरूरत नहीं है. ठीक है, कितने साल तक, 3 साल तक. फिर प्रोवाइड फर्दर दैट द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द पीरियड ऑफ 3 years एनी पीरियड ड्यूरिंग विच द इंडिविजुअल वाज एक्टिंग एज अ डायरेक्टर केएमपी इन 2 or more कंपनीज, उसको एक ही बार गिना जाएगा ना. ऑब्वियसली बात है. आप बोलोगे नहीं मैं तो 1.5 साल तक हूँ 2 कंपनी में, तो 1.5 + 1.5 इधर 1.5 इधर 3 हो गया. नहीं, अबे वो 1.5 ही हुआ है, वो 1.5 ही हुआ है, ध्यान रखना. अच्छा, कौन सा इंस्टीट्यूट कहते हैं अपन उसको, सर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एट मानेसर. ये वो इंस्टीट्यूट है अपना, आईसीआई नहीं है ना वो एमसीए है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एट मानेसर. अच्छा, कितना परसेंट आना पड़ेगा आपको, मिनिमम 50% पास होने के लिए एग्जाम. देयर शैल बी नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, जितना आपको देने दो कोई टेंशन नहीं है, पैसा भरते रहने का बस. मेरे को बता भैया क्या है, तुमको लगता है ये सब एग्जाम में आ सकता है? हाँ आएगा. ईयर्स वर्स की बात एमसीक्यू में आ सकती है, ये वाली बात 3 साल तक है तो आपकी एग्जाम में, मतलब ये 50% का एग्जाम होना चाहिए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने होंगे, सब थोड़ी एग्जाम में आएगा यार. लॉजिकल बात है. फालतू में लोग इतना डरते हैं, कोई ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है. नेक्स्ट, फेमा की अमेंडमेंट क्या हुआ है देखो अभी. अब देखो फेमा में ऐसा कुछ अमेंडमेंट नहीं है, वहां पर खाली क्या बोला है कि जो ईए वाली जो रेगुलेशंस है अपनी उसमें ये ऐड हो गया है, री एक्सपोर्ट ऑफ लीज एयरक्राफ्ट ब्ला 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 ऐड हो गया. आंसर्स में कोई चेंज नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है. रुक जाओ. ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्सपोर्ट एंड सर्विसेज रेगुलेशन 2015, इसमें जो ये ई है इसमें ई ऐड हो गया एग्जाम्पशंस, इस वाले में ई ए, तो ये अपनी बुक में है ऑलरेडी. तो एज सच कोई आंसर में चेंज नहीं हुआ है, वैसे भी अपन नहीं पढ़ते थे इसको, कोई फर्क नहीं पड़ रहा. नेक्स्ट,
मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग में कुछ डेफिनेशन दिए, शायद इसमें से एक काम की है। देखो पहले क्या बोलते हो, सीजी ने नोटिफाई कर दिया रियल एस्टेट एजेंट मतलब क्या होता है, फॉर द पर्पज ऑफ फॉर्मूला एज अ पर्सन एंगेज इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन रिलेशन टू द सेल और परचेज ऑफ रियल एस्टेट एंड हैविंग अ टर्नओवर ऑफ ₹20 lakhs और अबव एज अ पर्सन कैरिंग ऑन डेसिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशंस। तो रियल एस्टेट एजेंट को यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि भैया फॉर्मूला के पर्पस के लिए रियल एस्टेट मतलब जो आप प्रॉपर्टी खरीदता है बेचता है जिसका टर्नओवर कितना होगा 20 लाख या उसके ज़्यादा होगा, मिनिमम 20 लाख रुपीज़। फिर और क्या नोटिफाई किया, द CG hereby notifies the dealers in precious metals, precious stones and persons carrying on designated business or profession if they engage in a transaction with a customer equal to or above ₹10 lakhs carried out in a single transaction। अरे वो हवाला वाले नहीं होते वो ज्वेलर्स, तो मतलब 10 लाख के ऊपर आप सिंगल ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आप हमारी मनी लॉन्ड्रिंग के लाइन्स में आ जाओगे आप। तो ये और क्लैरिफिकेशन दिए मनी लॉन्ड्रिंग के प्रति। अब फिर और एक और क्लैरिफिकेशन आया, क्या बोलते हैं, द RBI नीचे से, द RBI notifies that the reporting entity specified below to undertake Aadhaar authentication of services of the Unique Identification Authority of India under Section 11A of Formula, namely National Payments Corporation of India। इनको क्या करना पड़ेगा, इनको मेंटेन करके रखना पड़ेगा सारी चीजें। किसको, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। तो आधार से रिलेटेड सारी चीजें कौन मेंटेन करेगा, ये लोग मेंटेन करेंगे। ठीक है, अब मेरे को तो इसमें कोई आंसर चेंज है नहीं, हो गया फॉर्मूला का अमेंडमेंट। तो रियल एस्टेट एजेंट के लिए 20 लाख रुपए देखने का है, एंड वो ज्वेलर वेलर जो होते हैं ना उनके लिए 10 लाख रुपए देखने का सिंगल ट्रांजैक्शन में वहाँ पर। एंड ये नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को क्या करना पड़ेगा, वो रिपोर्टिंग एंटिटी जो है FBI फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकिंग कंपनी इंटरमीडियरी के अदर ऑथेंटिकेशन सर्विसेज ये मेंटेन करेंगे। हो गया आंसर, खत्म। तो बेटा सारा खत्म होगा, अभी खाली बचा अपना FCRA। आ जाइए FCRA पे भी क्या है, तो दिस इज द 35th अमेंडमेंट, क्या कहता है, आ जाओ। अभी FCRA में क्या हुआ देखो, कुछ क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट्स है, कुछ में फॉर्म नंबर आ गया है, कुछ में ज़्यादा आंसर्स में चेंजेस नहीं है। तो जो आपने पिछले अटेम्प्ट में मतलब नवंबर 20 या Jan 21 के लिए पढ़ा, जुलाई 21 के लिए आपने जो पढ़ा वही है, खाली फॉर्म नंबर बीच में नोटिफाई हो गया, बाकी ज़्यादा कोई चेंज है नहीं। जो जो चेंजेस आएगा मैं आपको बताता जाऊँगा। लेट्स डू इट टुगेदर। देयर आर 23 पॉइंट, तो मतलब 20 पॉइंट से 3 से शुरू होकर 20 तक जाएंगे, मतलब 23 तक जाना अपने को। गाइडलाइंस फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू बी अ पॉलिटिकल नेचर नॉट बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी। क्या कहता है, The CG may specify an organization as an organization of political nature on one of the following grounds। मतलब पॉलिटिकल पार्टी नहीं है पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। कौन कौन सी, अगर ऑर्गेनाइजेशन हैज हैविंग अवाउड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स इन द MoHUA और इट्स बायलॉज, एनी ट्रेड यूनियन जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रमोटिंग पॉलिटिकल गोल्स, एनी वॉलंटरी ग्रुप विद ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल नेचर, फ्रंट और मास ऑर्गेनाइजेशन लाइक स्टूडेंट यूनियंस, वर्कर यूनियंस, ये भी क्या हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मर्स, वर्कर्स, स्टूडेंट, यूथ बेस्ड ऑन कास्ट, कम्युनिटी, रीजनल, लैंग्वेज और अदरवाइज, जिनका मेन काम होता है पॉलिटिकल इंटरेस्ट वाला। एनी ऑर्गेनाइजेशन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, जो खुद के लिए क्या कर सकते हैं, बंद, हड़ताल, रास्ता रोको, रेल रोको, जेल भरो इन सपोर्ट ऑफ पब्लिक कॉजेस। ठीक है, फिर द ऑर्गेनाइजेशन specified in the clause 5 and 6 shall be considered to be political if they participate in political party, I mean active politics or party politics as the case may be, तभी उनको माना जाएगा कि वो पॉलिटिकल नेचर वाले ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अब ये डेफिनेशन है समझने के लिए, तो आपको अक्कल लगाना पड़ेगा। स्टूडेंट यूथ के हिसाब से कोई क्वेश्चन फ्रेम कर दिया इंस्टीट्यूट ने, रेल रोको बंद वाला कोई अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया इंस्टीट्यूट ने, तो वो अपने को एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो एक ये स्पेक्युलेटिव पहले भी लिखा होता था पर वहां पर कोई टाइप हुआ रहता, वहां पर फिर वो क्लैरिफिकेशन आ गया उनकी तरफ से। क्या आया, the following activity shall be treated as speculative, sir, an activity which is considering an element of risk of या तो appreciation या तो depreciation of an original investment linked to market forces including investment in mutual fund और shares। ये भी क्या स्पेकुलेटिव है, तो ध्यान रखना है अगर आप FCRA में अट्रैक्ट होते हो, अगर आप FC हो तो आप स्पेकुलेशन में पैसा नहीं लगा सकते, या फिर any participation in the scheme like which promises high returns like investment in cheat land या similar assets। ठीक है, बिटकॉइन में ये सब भी आपका क्या है वो स्पेकुलेशन में आ जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये अमेंडमेंट का पार्ट है, डेट बेस्ड सिक्योर इन्वेस्टमेंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट। फिर एवरी एसोसिएशन शैल मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ सेपरेट इन्वेस्टमेंट एंड इट शैल बी सबमिटेड फॉर ऑडिट। तो पॉइंट नंबर 2 आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। एडमिन खर्चा आपके लिए RTP है, वो बोलते हैं ना अपन एडमिन में कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, वो ब्रेकअप होता है अपना परसेंटेजेस का, बराबर। अपन शैल नॉट डिफरे 50 होता था अभी 25, बराबर, शैल नॉट डिफरे वो वाला अभी 25 हो गया ना वो। एक मिनट जस्ट चेक,
20%. शैल नॉट डिफर सम नॉट एक्सीड 20%. तो 20% तक ही आप एडमिन में खर्चा कर सकते हो. एडमिन खर्चा क्या होता है ये अपनी बुक में पहले से था, खाली इसको अभी रीड करना है. रीड एडमिन खर्चे को. आई स्क्रॉल द शीट, आप रीड कर दीजिए. डन. इसमें ये वाला दो पॉइंट है, ये ध्यान रखना. एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन सैलरीज और रेम्युनरेशन ऑफ द पर्सनल एंगेज इन ट्रेनिंग और कलेक्शन और एनालिसिस ऑफ फील्ड डेटा और एसोसिएशन प्राइमरी एंगेज इन रिसर्च और ट्रेनिंग शैल नॉट बी काउंटेड टुवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. प्रोवाइड फर्दर द एक्सपेंसेस इंकर्ड डायरेक्टली फॉर द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन शैल ऑल्सो बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एडमिन एक्सपेंसेस. लाइक डॉक्टर्स को सैलरी दी अपने हॉस्पिटल की या टीचर्स और स्कूल को दिया तो वो एडमिन खर्चा नहीं होगा, ध्यान रखना. तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट. फिर इंटीमेशन ऑफ रिसीविंग एफसी फ्रॉम रिलेटिव्स. अब एनी पर्सन रिसीविंग एफसी इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, अपन पहले भी पढ़ते थे, और इक्विवेलेंट दैट इन फाइनेंशियल फ्रॉम एनी ऑफ हिज रिलेटिव्स शैल इन्फॉर्म द सीजी इन फॉर्म नंबर FC1 विद इन 30 डेज. किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था थोड़े दिन पहले, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम और कहाँ पूछा था, आई थिंक टेलीग्राम में व्हाट्सएप पे पूछा था. बेटा आई थिंक मैंने आपको उस टाइम पे कहा था कि खाली वो जो प्रोहिबिटेड लिस्ट है सेक्शन 3 वाले उन्हीं को देना पड़ता है, पर ये जनरल सबको देना कि अगर आपको 1 लाख के ऊपर आया है तो आप अगर आपके रिश्तेदार से तो आप इंटीमेट करिए सीजी को इन्फॉर्म नंबर FC1. फिर एनी आर्टिकल गिफ्टेड टू अ पर्सन फॉर हिज पर्सनल यूज whose market value in India on the date of such gift does not exceed 1 lakh rupees shall not be FC within the meaning of सेक्शन 2. बराबर, सेक्शन 2 में नहीं आएगा ना वो. 1 लाख तक की जो फिगर है पर्सनल यूज के लिए एंड मैक्स 1 लाख रुपया, मैक्स 1 लाख रुपया तो पहले भी पढ़ते थे. पर ये जो 1 लाख के ऊपर आपको पैसा रिसीव हुआ है रिश्तेदार से तो आप इंटीमेट कर दीजिए सीजी को इन्फॉर्म नंबर FC1. पॉइंट नंबर 7, any person belonging to any of the categories specified in section 6 मोगजी वाले who wishes to avail foreign hospitality मोगजी members of parliament, office bearers, जी से जजेस हो जाएगा, जी से गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ई से एम्प्लॉइज ऑफ सिमिलर नेचर, ऐसा कुछ मोगजी
shall apply to CG in form number FC2. फॉर्म नंबर FC2. ध्यान रखना बेटा, फॉरेन कंपनीज में भी FC1 FC2 चलता है, यहाँ पर भी FC1 FC2 है, ये FC अरे वाला FC2 है, बाकी पूरा आंसर सेम है, पूरा आंसर सेम है. रीड कर लीजिए FC2, रीड. डन. नेक्स्ट, एक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल्स करेंसी और सिक्योरिटी रिसीव्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट. तो खाली रीड करना है इसको भी अपने को. द सीजी में इशू अ प्रोहिबिटरी ऑर्डर फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ACS आर्टिकल करेंसी सिक्योरिटी. तो क्या आएगा प्रोहिबिटरी ऑर्डर, क्या पास करेंगे वो लोग सर? देखो, द प्रोहिबिटरी ऑर्डर इशूड शैल बी सर्व्ड ऑन द पर्सन कंसर्न इन द फॉलोइंग मैनर. कैसे कैसे सर? बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग इट टू दैट पर्सन और टू हिज ड्यूली ऑथराइज्ड, उसको जाके दे दिया या उसके एजेंट को जाके दे दिया. बाय सेंडिंग हिम टू बाय रजिस्टर पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट, रपाड़ के थ्रू या फिर स्पीड पोस्ट. आप ऑडिट में पढ़ते चीज़ें किधर, जो उसका लास्ट नोन एड्रेस ऑफ रेसिडेंस है या फिर जहाँ पर वो धंधा करता है या उसने लास्ट धंधा किया होगा, पर्सनली वर्क्स फॉर गेन और इज नोन टू हैव लास्ट वर्क फॉर गेन, बराबर, टू दैट लास्ट नोन ऑर्डर ऑफिस ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन, वहाँ भेज दीजिए. अच्छा, इफ इट कैनॉट बी सर्व्ड इन एनी अबव मैनर अबव इट ऑन द आउटर डोर और सम अदर कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट ऑफ द प्रेमाइस, कहीं भी जहाँ दिखे इन विच अ पर्सन रिसाइड्स या फिर वो काम करता है जहाँ पर वो ऑर्गेनाइजेशन है, भैया वहाँ जाके आप उसको चिपका कर आ जाइए. एंड द रिटर्न रिपोर्ट शैल बी विटनेस बाय एटलीस्ट 2%. जो आपने चिपका है वो 2 लोग देख लीजिए, उसको वो विटनेस कर देंगे यहाँ पर. तो सर आप दे दीजिए, उसके एजेंट को दे दीजिए. कोई मिल ही नहीं रहा है जहाँ पर उसका जो ऑफिस है या घर है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऑफिस पर आप भेज दीजिए स्पीड पोस्ट से. अब स्पीड पोस्ट में क्या होता है, रजिस्टर पोस्ट साइन करके देखा ना कि उसको मिला है, एविडेंस आ जाएगा अपने पास. अच्छा, अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो उसके आउटर डोर पे जाके चिपका कर आ जाइए. और वो चिपकाया जब आपने, तो 2 लोग उसका विटनेस होना चाहिए, 2 लोग उसका विटनेस होना चाहिए. तो ये ऐड हुआ है. तो ये पूछ सकता है कि FCR में अगर CG को नोटिस देने का है तो कैसा देगा, ऐसे देगा, ऐसे देगा. फिर एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन और प्रायर परमिशन टू रिसीव FC. तो फॉर्म नंबर आया है बेटा इसके लिए भी. एनी एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय पर्सन shall be for acceptance of FC shall be made in electronic form in form number FC3A. FC3 है और प्रायर परमिशन के लिए फॉर्म नंबर है FC3B. वही प्रोफॉर्मा A ऐड कर देंगे, पर फॉर्म नंबर है FC3A एंड FC3B. फिर यूटिलाइजेशन के लिए जो फॉर्म नंबर है बेटा वो 6D है, फॉर्म FC6D. देन फिर अब देखो, अब क्या हो गया, पर्सन सीकिंग रजिस्ट्रेशन क्लॉज B ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 12 शैल मीट द फॉलोइंग कंडीशन. नेमली क्या कंडीशन है, कहाँ ऐड हो रही है देखो भी. तो मैंने बैरक निकाल रखा है. दिस इज बेसिकली सेक्शन 12. इफ यू कैन सी 12 लेफ्ट साइड, आई कैंट मार्क इट बिकॉज ये PDF नहीं है. 12 इसमें सबसेक्शन 4 द फॉलोइंग शैल बी द कंडीशंस. ठीक है, उसमें B ये तो कुछ और एडिशनल कंडीशन यहाँ पर ऐड हो गई है. कुछ और एडिशनल कंडीशंस ऐड हो गई. क्या है देख लो, ये है. So that it shall be in existence for 3 years and has spent a minimum amount of rupees 15 lakhs in its core activities for the benefit of society in the last 3 years. Provided in exceptional cases where the person is controlled by CGSG, it may waive off these conditions. If the person wants inclusion of its existing capital investments in assets like land, building, other permanent structures, vehicles, equipments, say in spending during the last 3 years, then the chief functionary shall give an work undertaking that
द असेट शैल बी वेस्टेड विद द पर्सन टिल द वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट, वो चीफ फंक्शनरी के पास ही रहेंगे सारी, एंड शैल बी यूटिलाइज ओनली फॉर द एक्टिविटीज कवर्ड under the act and the rules made thereunder and shall not be diverted for any other purpose till the validity of the certificate remains valid. ठीक है, फिर बाकी पूरा 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 खाली रीड है. एवरी एप्लीकेशन मेड बिफोर कमिंग ऑन दिस रूल शैल नॉट बी डिस्पोज ऑफ आफ्टर फर्निशिंग द डिटेल्स ऑफ FCR अकाउंट, मतलब वो ट्रांजिशनल है. फिर एनी पर्सन मेकिंग एन एप्लीकेशन शैल हैव एन FCR अकाउंट. फिर पर्सन सीकिंग prior permission under this rule may open one or more accounts and giving declaration form number FC6D. तो ये उसका प्रोसीजर का पार्ट पूरा चल रहा है. A person seeking prior permission for receipt of specific amount from a specific donor may mention in clause C of subsection 4 of 12 shall meet the following criteria. क्या क्राइटेरिया? उसके लिए और क्राइटेरिया आ गया परमिशन वालों के लिए. Submit a specific commitment letter from the donor indicating the amount of FC. अब मेरे को पता है US से पैसा आ रहा है, एक ही बनाने वाला है, स्पेसिफिक डोनर स्पेसिफिक अमाउंट आने वाली है, तो मैं उससे एक लेटर लूंगा. The Indian recipient persons and the foreign donor organization have a common members. प्रायर परमिशन शैल बी ग्रांटेड सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन. अगर कॉमन मेंबर्स है डोनर ऑर्गेनाइजेशन और रिसिपिएंट वालों के लिए, तो कुछ ये और कंडीशन है ABCD. रीड दिस. तो पूरा जो रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट है वो तो है ही है, साथ में ये सब और ऐड हो गया. रीड कर लीजिए इसको एक बार. कॉमन मेंबर्स अगर आप अगर स्पेसिफिक पर्सन से पेमेंट ले रहे हो एंड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट, बोलते हैं परमिशन अपन स्पेसिफिक ले लिया तो ब्लैंकेट रजिस्ट्रेशन 5 इज स्पेसिफिक. तो स्पेसिफिक अगर कॉमन है, देने वाला और लेने वाला भी कुछ कॉमन मेंबर्स है वहां पर, तो क्या रीड करना है? ये 4 कंडीशंस और है, ऐड हुई है नहीं वाली है. ठीक है, नेक्स्ट. फिर वो अभी प्रोसीजर का पार्ट है पूरा, ये सेम है पूरा. 6 महीने पहले आप एप्लीकेशन कर सकते हो. 500 बाय फी ऑफ 5000 रुपीज शुड बी पेड टू ऑनलाइन पेमेंट गेटवे. अभी ऐसा थोड़े एग्जाम में आएगा अपने को. एन एप्लीकेशन मेड फॉर द ग्रांट शैल बी अकम्पनीड बाय फी ऑफ रुपीज 10,000 ओनली विच शैल बी पेड टू पेमेंट गेटवे. द फीस में बी रिवाइज बाय CG फ्रॉम टाइम टू टाइम. एंड सब कुछ गया भाड़ में. ये वाला पार्ट हटा दीजिए, ये ट्रांजिशनल का पार्ट है, कट. तो इसमें क्या पढ़ने लायक है बेटा? अगर वो डोनर डोनी का कॉमन हो जाता है तो वो वाली कंडीशन, और ये कुछ और कंडीशंस है वहां पर, ये कुछ और एडिशनल कंडीशन. ठीक है, फिर परमिशन फॉर रिसीप्ट ऑफ FC इन एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग प्रायर परमिशन. क्या कहते हैं? इफ द वैल्यू ऑफ FC ऑन द डेट ऑफ फाइनल डिस्पोजल ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग प्रायर परमिशन इज ₹1 crore और मोर, ये इंपॉर्टेंट 9A, द CG में परमिट द रिसीट ऑफ FC इन सच इंस्टॉलमेंट एज इट डीम्ड. तो अगर 1 करोड़ के ऊपर होता है तो वो इंस्टॉलमेंट भी दे सकता है. प्रोवाइड दैट द सेकंड एंड सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट शैल बी रिलीज आफ्टर सबमिशन ऑफ proof of utilization of 75% of the FC received in the previous installment. तो अगर आपके पास 2 करोड़ रुपए आया है तो 2 करोड़ का 75% पहले यूज कर लो, उसके बाद आप सेकंड इंस्टॉलमेंट में आप रिसीव कर सकते हो, आप उसको ले सकते हो. ध्यान रखना. अब देखो, अगर आपके पास 1 करोड़ से ज्यादा पैसे आने वाले, ठीक है, 1 करोड़ से ज्यादा पैसे आने वाले, आप बोल दो मुझे इंस्टॉलमेंट में आने वाले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. अजूम को 2 करोड़ रुपए आने वाला था. अब सरकार बोलते ठीक है काम का चल 4 इंस्टॉलमेंट ले ले तो 50 लाख रुपए की, 50 लाख 50 लाख 50 लाख 50 लाख.
अब जब पहली इंस्टॉलमेंट आ गई आपके पास, आपको एविडेंस दिखाना पड़ेगा कि इसका जो 75% है, इसका जो 75% वो आपने यूज कर लिया है, आप उसका एविडेंस दे दीजिए, तभी जाके सेकंड इंस्टॉलमेंट रिलीज की जाएगी, तभी जाके वो सेकंड इंस्टॉलमेंट वो रिलीज करवाएगा। समझा आपको? तो एग्जाम में ये आ सकता है इंस्टॉलमेंट के, कब पॉसिबल है, जब 1 करोड़ के ऊपर होगा वहां पर, ठीक है। अच्छा, आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट है, जो भी सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट तभी रिलीज होगी जब पहले इंस्टॉलमेंट का जितना भी पैसा है तो उसका 75% आपने यूज कर दिया, उसका आप एविडेंस दे दीजिए। इंपॉर्टेंट। ये पूरा सेम है 5 साल तक सर्टिफिकेट वैलिड होता है। फिर रिन्यूअल के लिए जो फॉर्म नंबर है वो FC3C है वहाँ पर, ठीक है। अपने को नया अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, FCRA अकाउंट। प्लीज़ रीड दिस पार्ट, ये सेम है पूरा, कोई चेंज नहीं है, सेम। रीड। तो बाकी ऐसा आंसर में कोई चीज़ नहीं, जो पहले पढ़ते थे वही सारी बात है बेटा, वही सारी बात है, ठीक है। खाली ये इंस्टॉलमेंट वाली बात ध्यान रखना, बाकी सब सेम है। नेक्स्ट, डिक्लेरेशन ऑफ रिसीप्ट ऑफ FC। अ पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड अ डिक्लेरेशन ऑफ रिसीप्ट और प्रायर परमिशन मिली है शैल प्लेस द ऑडिटेड अकाउंट्स on the receipt and utilization of the FC, including income and expenditure, receipt and payment account, the balance sheet on every financial year, beginning on 1st April, within 9 months from the closure of financial year on its official website or on the website as specified by the CG। तो 9 महीने के अंदर आपको वेबसाइट पर डालना है, जो भी बताएगा CG वहां पर। A person receiving FC in a quarter of the financial shall place the details on the website
विद इन 15 डेज फ्रॉम द लास्ट डे ऑन विच अ क्वार्टर, मतलब अगर आपको जून में आ गया पैसा है तो आपको 15 जुलाई तक आपको इंटीमेट करना है सीजी को उस वेबसाइट पे, इंडिकेटिंग द डिटेल्स ऑफ डोनर, अमाउंट रिसीव्ड एंड द डेट ऑफ रिसीट। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। देन फिर एक्सटेंट ऑफ अमाउंट दैट कैन बी यूटिलाइज इन द केस ऑफ सस्पेंशन, ये अपने को पता ही है सर, 25% ऑफ द अनयूटिलाइज्ड अमाउंट में बी स्पेंड with the prior approval of CG. The remaining 75% shall be utilized only after revocation of suspension. After revocation of suspension. फिर वॉलंटरी सरेंडर नया ऐड हुआ है, फिर एक नया फॉर्म आ गया FC4, इंटीमेशन ऑफ फॉरेन रिसिपिएंट, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द रिसिपिएंट। सो देखो खाली रीड करेंगे तो भी समझ जाएगा, बहुत ईजी पार्ट है। If custody of the foreign contribution in respect of a person whose certificate has been cancelled, if the certificate of registration who has opened an FCRO account has been cancelled, the amount of FC lying unutilized in that account shall vest with the authority prescribed by CG. कौन सी authority वो बताया नहीं basically. Voluntary surrender. Every person who has been granted certificate of registration may make an application form number FC7 for surrender. फॉर्म नंबर नहीं आता तो प्रिस्क्राइब फॉर्म लिख दीजिएगा, स्टार्टिंग के जो 1 2 3A 3B 3C वो याद कर लीजिएगा, बाकी तो फिर बहुत सारी है। रिपोर्टिंग, द बैंक शैल रिपोर्ट टू द सीजी विद इन 48 आवर्स, ये पहले पढ़ते थे आप, ऑफ एनी ट्रांजेक्शन रिसिप्ट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एनी एफसी, 48 घंटे में बैंक को इंटीमेट करना है सीजी को। अच्छा, इंटीमेशन ऑफ एफसी बाय द रिसिपिएंट, इसको मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारी बात है, इनको मार्क कर लीजिए एंड रीड दिस पार्ट, रीड दिस पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट, चेंज ऑफ अ डेसिग्नेटेड बैंक अकाउंट नेम, एड्रेस, एम्स, ऑब्जेक्ट और की मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है। अ पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12, परमिशन जो लेकर आया है, शैल इंटीमेट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विद इन 15 डेज एनी चेंज। किस किस में चेंज हुआ है? नाम में चेंज हुआ है या एड्रेस में चेंज हुआ है, बराबर, फॉर्म नंबर ठीक है, याद हो तो ठीक है, नहीं छोड़ दीजिए। अच्छा, आपके एम्स ऑब्जेक्ट्स चेंज हुए हैं, बैंक या ब्रांच ऑफ द बैंक को चेंज हुआ है वहाँ पर, ठीक है, द बैंक एंड ब्रांच ऑफ द बैंक फॉर द पर्पज ऑफ यूटिलाइजिंग वो चेंज हो गया आपका, या ऑफिस बेरर चेंज हो गया है, एंड द चेंज शैल बी इफेक्टिव ओनली आफ्टर द फाइनल अप्रूवल ऑफ सीजी। तो बाई चांस अगर एग्जाम में अगर इंश्योर को इस तरह सनक गया, कुछ ज़्यादा तेज वाला पूछना तो ये आपको पूछ लेगा। फिर FC received by a candidate for election shall be furnished in so and so form within 45 days from the date on which he is duly nominated as a candidate for election। तो ये ऐड हुआ है ना, उसके लिए 45 डेज है, नॉर्मल सबके लिए अपन 30 दिन है, इसके लिए 45 डेज है।
ये अपन कर चुके थे पहले भी, आज ये अपने था एन ऑफिस और रेफर्ड may adjust the confiscation relation to any article currency if the value of such article currency does not exceeds 10 lakh rupees. सॉरी चेंज हुआ ये, चेंज हुआ ये, पहले 10 लाख हुआ करता, अभी 1 करोड़ रुपया हो गया, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया। तो 1 करोड़ तक के वाले जो है इधर ये देखो, सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब लिमिट बाय सच ऑफिसर नॉट टू द रैंक ऑफ असिस्टेंट सेशन जज, वो कर सकता है कब तक, मैं एडजस्ट द कॉन्फिस्केशन द वैल्यू ऑफ सच आर्टिकल कंसिस्ट अंडर डज नॉट एक्सीड, पहले 10 लाख था बेटा, अब वो 1 करोड़ रुपया हो गया, वहां पर अब वो 1 करोड़ रुपया हो गया, ध्यान रखना। तो ये काम की चीज़ है, इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये 1 करोड़ रुपया हो गया। रिविजन नॉट इम्पॉर्टेंट, कंपाउंडिंग नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, कुछ काम का नहीं है सब, ये सब कुछ काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं है, इतना ही हो गया। तो अगर मैं FCRA के चेंजेस बताऊं जो काम के एग्जाम के लिए, 18 पॉइंट, 19 पॉइंट, 17A, 17, 13, फिर 9A, 9th पॉइंट पूरा रजिस्ट्रेशन वाला पॉइंट पूरा आएगा, ये काम का बात है आपके लिए। 8 में ठीक है, वो अगर पूछा चाहे MCQ में आ जाए तो आपको 8 MCQ के लिए है। बाकी पॉइंट नंबर 4 में स्पेकुलेटिव वाला पॉइंट, बस बहुत है, इतना ही है, इतना ही चेंजेस है, कूल है। तो पूरा चेंजेस मैंने आपको बता दिया। FCRA वाले जो चेंजेस है बेटा वो खाली न्यू सिलेबस के थे, बाकी पूरा जो शीट है, पूरा ये जो नोट्स है, पूरा जो लेक्चर है, ये ओल्ड और न्यू दोनों तुम्हारे लिए कॉमन है एक्सेप्ट FCRA। प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी के जो पॉइंट्स है बेटा वो दोनों को कॉमन होंगे, ओल्ड और न्यू दोनों को होंगे, वो भी आ जाएंगे 1-2 दिन में, ठीक है। उसकी रिकॉर्डिंग, उसके नोट्स बन गए, उसकी रिकॉर्डिंग एंड आपको वीडियो मिल जाएगा थोड़े टाइम में, ठीक है। पैनिक मत हो, ये ज़्यादा कोई चेंज है नहीं, खाली वो प्रोसीजरल पार्ट है। 54 के सेक्शंस आए, A to आई थिंक M या N तक, आई डोंट रिमेंबर एक्जैक्टली, आई थिंक OP तक भी है, तो कुछ वो 20 सेक्शन से अपने को पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि वो नया कॉन्सेप्ट है पूरा प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी वाला। क्लियर, इतना ही है, कूल। अच्छा, पसंद आ गया तो डू लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर ऑल दी रेगुलर अपडेट्स, रिविजन लेक्चर सब इस पे आ रहा है अभी, कूल है। बाय गाइस, टेक केयर, क्योंकि अब की बार आखिरी बार दिसंबर पर किसी को भी नोट्स है तो आपको मिल जाएंगे www.letslearnindia.in पे, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। बाय।